चलिए, जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सभी का। हमने कल कुछ पढ़ा था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में। मतलब हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है एक खिलाड़ी के लिए, मतलब क्यों हम साइकोलॉजी का प्रयोग स्पोर्ट्स में करते हैं। तो मैंने आपको केस स्टडी भी पढ़ के बताया कि कैसे एक फुटबॉल प्लेयर जिसने 3 बार कॉम्पिटिशन्स में 3 बार क्या किया, काट खाया। किसे? दांत काट लिया दांत काट लिया सर, उसने। अपोजिट टीम को। अपोजिट टीम के खिलाड़ी को 3 बार दांत काट लिया। तो क्या है ये? उसका बिहेवियर, ये उसका खुद का बिहेवियर रहा। ऐसे ही धोनी का केस स्टडी बताया मैंने आपको कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो गई उसने अपने आप को संभाले रखा, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। तो एक खिलाड़ी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रकार का साइकोलॉजिकल बिहेवियर शो करता है। तो उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को ठीक करने के लिए या उसमें सुधार लाने के लिए उसको स्टडी करना पड़ता है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भाग है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ तोड़ मड़ोड़ के नई व्याख्या प्रस्तुत कर देता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, है ना। पर मैं आपको एक शब्दों में कहूँगा कि साइकोलॉजी की वो ब्रांच जिसका प्रयोग स्पोर्ट्स में किया जाता है, स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों के ऊपर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर, ट्रेनिंग कंडीशंस के ऊपर जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो उनकी मानसिक अवस्था का अध्ययन करता है, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का वो भाग जो स्पोर्ट्स में प्रयोग हो रहा है, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये शॉर्ट में आप जान लीजिए। व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का वो भाग जो स्पोर्ट्स में प्रयोग हो रहा है। देखो ना, अलग अलग देखो क्या लिखा है। APA 2009 में इसने डेफिनेशन दी। क्या कहता है? एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी है। किसकी? किसकी साइंटिफिक स्टडी है ये? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, दैट आर एसोसिएटेड विद पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी। अरे ये म्यूट करेगा या मैं म्यूट कर दूं? क्या है, अगर कोई आ जाए घर के पीछे तो उसे म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है? स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। आज नेटवर्क इतनी बार परेशान कर बैठा कि खोपड़ी खराब हो रही है, पता ही नहीं चलता, ध्यान नहीं रहता। खैर, तो दिखाई दे रहा है आपको सामने, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, हो रही है। APA के मुताबिक क्या है? एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, मतलब उन मानसिक कारकों का जो किससे जुड़े हैं? पार्टिसिपेशन यानी कि भाग लेने से। किस में भाग लेने से? खेल में भाग लेने से। एंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस से, व्यायाम करते समय और दूसरे प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी करते समय। देखो वही बात कही ना इसने, जो मैंने आपको बताया वही बात कही ना इसने, कि एक खिलाड़ी का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते समय, एक्सरसाइज करते समय, ट्रेनिंग करते समय या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय उसका क्या मानसिक हालत रहता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। समझे? बोलो, समझे? ऐसे ही आरकॉक्स 2007 में इसने डेफिनेशन दी, इसने भी वही कह दिया, ए फील्ड ऑफ स्टडी इन विच प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन स्पोर्ट्स। मतलब साइकोलॉजी के सिद्धांत को स्पोर्ट्स में लगाते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। शॉर्टकट में जो मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी का वो भाग जो खेल में लगा है, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। फिर 1996 में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ने अपनी डेफिनेशन दी, है ना। क्या है ये? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या कहा?
process and consequences of psychological regulation of sports related activities of one or several person acting as the subject of activity। मतलब एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, उन पर साइकोलॉजी का प्रयोग कहलाया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सबका घुमा फिरा के एक ही मतलब आएगा कि साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिकता, इसका प्रयोग खेल में करो तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। इसका प्रयोग इस बात पे करो कि एक खिलाड़ी कैसे भाग ले रहा है, एक खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, एक खिलाड़ी एक्सरसाइज करते समय मानसिक हालत कैसी है उसकी, ट्रेनिंग करते समय मानसिक हालत कैसी है उसकी, कंपटीशन में कैसी है उसकी। इन सभी चीजों का वैज्ञानिक अध्ययन, कैसे सुधारें, इन सभी चीजों का अध्ययन, ठीक है ना। तो देखो, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी का क्या रोल है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में? रिसर्च के लिए प्रयोग में आता है, एजुकेशन के लिए प्रयोग में आता है, और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है जो भी आपने शोध किया, जो भी सीखा, उसको फिर खिलाड़ियों पर, कोच पर अप्लाई करना, समझे, या पूरी पूरी टीम पर, मतलब अकेले खिलाड़ी पर, कोच पर भी, या पूरी पूरी टीम पर भी अप्लाई करना। तो ये सभी साइकोलॉजी के रोल हैं फिजिकल एजुकेशन में। और भी हैं, और क्या है, बस अगला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी का एप्लीकेशन यानी कि कैसे उसको उपयोग में लाते हैं, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में कैसे साइकोलॉजी को उपयोग में लाते हैं, वो पढ़ना है। देखो, यहीं पे मैं आपको रोक के एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छा लगता है जब बच्चे जुड़ते हैं, 27 बच्चे, 30 बच्चे, 32 बच्चे। मुझे नहीं पता कि ये बच्चे मेरी क्लास के हैं या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसीलिए मैंने आप लोगों को एक साथ जुड़ने को कहा। मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया ताकि एक ही सेक्शन में, मतलब एक ही ग्रुप में हर सेक्शन का बच्चा जुड़ सके, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सभी उस ज्ञान को ले सकें। फिजिकल एजुकेशन की फील्ड को हल्के में मत लेना। लोग सोचते हैं फिजिकल एजुकेशन, लोग फिजिकल एजुकेशन लेते इसलिए हैं ताकि कम पढ़ के और नंबर मिल जाए, ताकि जो मेन सब्जेक्ट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स या फिर इको, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इन सब पे हम ज़्यादा ध्यान दें और फिजिकल एजुकेशन पे ना के बराबर ध्यान दें और हमारा काम चल जाए, नंबर आ जाए हमारे। लेकिन यही तो नहीं समझते लोग। 11वीं क्लास में चैप्टर है पूरा कि क्या कैरियर है, स्कोप है फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन कर ले, आप खिलाड़ी हो और फिजिकल एजुकेशन से डिग्री करते हो, आप एक डाइटिशियन बन सकते हो, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, जिम में जिम कोच बन सकते हो आप, साई में मतलब अरे NIS कर लो, अगर कोच की डिग्री ले लो जिस भी खेल में अच्छे हो वहाँ से, तो आप कोच बन सकते हो किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी प्राइवेट कोचिंग क्लब में। फिजियोथेरेपी सीख लो, इसको करने के बाद फिजियोथेरेपी सीख लो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की आपके पास जॉब है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। लोग सोचते नहीं है इस फील्ड में जाने के लिए, बेवकूफ़ी करते हैं। दूसरी फील्ड में इंजीनियर ही बनेंगे, उसी में धक्के खाएंगे, चाहे 10,000, 15,000, 8,000 से नौकरी की शुरुआत करनी पड़े। लेकिन ये नहीं सोचते कि फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में भी कितना स्कोप वो जनरेट कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। खैर, तो साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसका उपयोग कैसे, मतलब साइकोलॉजी का उपयोग कैसे होगा? तो देखिए, किन किन चीज़ों में है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, यूं कह लो होशो हवास में, जो आपकी नॉलेज में है। और बिहेवियरल स्किल्स यानी कि व्यवहार को, बुद्धि और व्यवहार को ट्रेन करना ताकि परफॉर्मेंस सुधर सके। आप देखो, सपोज करो कोई खिलाड़ी है, सपोज करो मैं फुटबॉल खिलाड़ी हूँ, फुटबॉल के ग्राउंड में खेल रहा हूँ, अब प्रेशर पड़ रहा है, सामने वाली टीम बढ़िया खेल रही है और हमसे वो काफ़ी बढ़िया खेल रही है,
मान के चलो सामने वाली टीम काफी बढ़िया खेल रही है। अब मेरी टीम में कुछ खिलाड़ी कमजोर हैं, पर कुछ खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेलते हैं। पर अगर बढ़िया खेलने वाले खिलाड़ी का खिसक गया, मेंटल लेवल खिसक गया, तो क्या होगा? सामने वाले उसे चिढ़ाएंगे। करते हैं खेल में भाई, सामने वाले चिढ़ाने लगे, एटीट्यूड शो करने लगे, हो चेयर्स करने लगे, और दूसरी टीम जो थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस दे रही है, वो हो सकता है कि साइकोलॉजिकल दबाव पड़े और वो और ज़्यादा खराब करने लगे, बॉल को बाहर मारने लगे, गुस्से में इतनी जोर की बॉल को किक करे कि बॉल गोल की तरफ जाने की बजाय कहीं और निकल जाए। हो सकता है ना, बोलो। यस सर। यह भी हो सकता है कि वो सामने वाले को मार बैठे तो रेफरी उसे रेड कार्ड दे दे, बाहर कर दे, टीम में एक खिलाड़ी कम हो जाए, हो सकता है। तो यही ट्रेन करना है कि दबाव पड़े अगर आपके दिमाग पर तो आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, ये ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, काउंसलिंग एंड क्लिनिकल इंटरवेंशंस। काउंसलिंग करते हैं खिलाड़ी का। अगर खिलाड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है, अब उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, परेशान है, तो उसकी काउंसलिंग करना। और क्लिनिकल इंटरवेंशन मतलब चिकित्सात्मक रूप से उसका ब्रेन वॉश करना, उसका दिमाग साफ करना कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, कोई बात नहीं, इतना तो थोड़ा चलता है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ये गलती ध्यान रखना। करते हैं ना ऐसा हम। क्लिनिकल इंटरवेंशन एंड काउंसलिंग। देखो, साइकोलॉजिकली ट्रीट करने का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा आपने, मुंह में रुई ठूस के और करंट लगाते हैं, ही, देखा है? वो तो पागलों को दिया जाता है सर। अबे तो पागल कौन होते हैं? फिजियोलॉजिकल। ओह मुन्ना, पागल कौन होते हैं? वही तो जिनका साइकोलॉजिकल हिल चुका होता है, जिनका साइकोलॉजिकल लेवल खत्म हो चुका होता है, बैठे बैठे उसे कुछ भ्रम नजर आ रहा होता है, बैठा है सामने माँ आ गई, सामने बाप आ गया, उसको देख के लगेगा अरे ये मुझे मारने वाला है। अरे पागल कौन है? साइकोलॉजिकल लेवल जिसका हिल चुका है। तो उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? जैसे तेरे नाम में जंजीर में बांध के रखते हैं और टाइम टू टाइम करंट का झटका देते हैं उसे। तो वो एक ऐसे ही कई तरीके के क्लिनिकल इलाज दिए जाते हैं और काउंसलिंग भी की जाती है। और कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग, देखो इन तीनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, यहां से देख लो। चलो, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, उसको कैसे कंसंट्रेट करना है और कैसे उसको अपना अटेंशन बढ़ाना है, ध्यान लगाना है, ये सिखाते हैं। उसको गोल सेट करना बताते हैं कि भाई अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसके लिए मेहनत करो और भूल जाओ दीन दुनिया। इमेजरी ट्रेनिंग, इमेज दिखा के ट्रेनिंग की जाती है। इमेज दिखा के, भाई कहते हैं ना भाई देखो गेम है भाई, सेट करना है, ये खिलाड़ी ऐसे सेट होंगे, इमेज दिखा के, एनिमेशन दिखा के, ऐसा। और कॉग्निटिव बिहेवियरल सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स, कि भाई अपने बिहेवियर को कैसे खुद कंट्रोल करना है। वो कोई एक मूवी है शायद, उसमें कहता है ज़्यादा गुस्सा आए तो बस शांत लो, सांस लो, गुस्सा आ रहा है तुम्हें ज़्यादा तेज, सांस लो। शायद कोई बॉलीवुड में एक मूवी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, उसमें उसको गुस्सा आता है तो कहता है सांस। ऑल इज वेल में कहता है शायद, हाँ सांस लो, कंट्रोल, हाँ जैसे वो कहता है ऑल इज वेल, कंट्रोल करो। मतलब कुछ ऐसी अपनी टेक्निक बनाओ अपना सेल्फ बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही देखो, काउंसलिंग एंड क्लिनिकल इंटरवेंशन किसको देते हैं? मैंने कहा ये उसको देते हैं जिसका मानसिक हालत बिगड़ गया है, खिसक गया। क्या है? उसको एथलेटिक मोटिवेशन, अब उसको मोटिवेट करेंगे, दिमागी तौर पर प्रेरित करेंगे है ना भाई, दोबारा से मोटिवेट करेंगे कि नहीं ये काम करो। जो ओवर ट्रेनिंग कर चुका है, बिल्कुल दिमाग से इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुका है कि बिल्कुल बेकार हो चुका, अब नहीं ट्रेनिंग करने का मन करता उसका, तो उसको फिर साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ेगा
ताकि वो दोबारा से ट्रेनिंग में उतरे। क्योंकि मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, खुद की सक्रिय भागीदारी। अब मैं ट्रेनिंग कर करके इतना थक चुका हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब मैं मतलब ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करके अब इतना थक चुका हूं। एक तो कोविड का सिचुएशन ऐसा, इतना थक चुका हूं, मेरा अब ट्रेनिंग करने का मन नहीं करता, धूल पड़ रही है चीज़ों पर। तो मुझे भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मुझे मेरा मोटिवेशन ही मिल जाए, या तो स्कूल चालू होने लगे, स्कूल चालू हो जाए, मुझे तरह तरह की चुनौतियां मिले, बालकों को बीच में मुझे जाना रहे, ट्रेनिंग करूं मैं, खेल शुरू हो जाए दोबारा से, तो फिर मैं दोबारा से ट्रेनिंग में आ जाऊं। एक मोटिवेशन है मेरा, वही मोटिवेशन है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो ओवर ट्रेनिंग करके थक चुका है उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो ईटिंग डिसऑर्डर्स वाले हैं, जिनको वेट मैनेजमेंट करने की मानसिक बुरी आदत लग चुकी है, कम हो गया, अरे मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं ज़्यादा खाने लगते हैं, ज़्यादा खा लिया 1 किलो फालतू हो गया, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा वजन हो गया है, डाइटिंग शुरू कर दी, पागल हो जाते हैं मानसिक तौर पर। उनका ट्रीटमेंट, उनको मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सब्सटेंस एब्यूज़, जो कि नशे के आदी हो चुके हैं, उनको दिया जाता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ताकि भाई वो नशा छोड़ सकें। कुछ दवाइयाँ भी खिलाएंगे, ऐसा माहौल देंगे कि दोबारा उसे नशे की ज़रूरत ना पड़े। ग्रीफ, यानी कि जो दुख में है, डिप्रेशन में है, मतलब टोटल लॉस हो चुका है, आत्महत्या की सोचता है, ऐसे को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। सेक्सुअली आइडेंटिटी इश्यूज़, सेक्सुअल आइडेंटिटी इश्यूज़ मतलब मेल फीमेल, नहीं मैं फीमेल हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं मेल हूँ, ये मैं कैसे करूँगा, या मेरे बस का नहीं है, ऐसा कुछ, तो उनको भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे स्कूल में कैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए चलाया जाता है, कैंपेन होता है कई बार। हमारे स्कूल में कई सारे ऐसे बच्चे हैं, 6th में, 7th में, 8th में, भाई अब तो नहीं, जो पिछले 2 साल में 6th और 7th आए उसका तो नहीं कह सकता, पर पहले थे, अब भी हैं। तो एक तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ एक ऐसा बिहेवियर हो कि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, स्कूल में पढ़ सकें। क्योंकि क्या बोलूं, जैसे पहले महिलाओं का था, बाहर नहीं निकलते थे, पढ़ने नहीं देते थे, पूरा समाज ये सोचता था, पूरे समाज ने ऐसा बना रखा था माहौल कि नहीं, लड़की क्या करेगी पढ़ के, उसको तो चूल्हा ही देखना है। तो ऐसे ही जब लड़कियां पढ़ने लगी, बाहर निकलने लगी, अपने पैरों पे खड़ी होने लगी, घर में हस्बैंड के साथ वाइफ भी कमाने वाला हो गया, डबल सैलरी आने लगी, दुख कम हुए, परेशानियां कम हुई, लोगों ने पहले ज़्यादा नहीं सोचा। एक गरीब आदमी को जब 2 वक्त की रोटी की दिक्कत हुई ना, और जब गांव से बाहर आके बसा, और जब सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक घर में मर्द के 10,000 12,000 की नौकरी से काम नहीं चल रहा था, तब लेडीज ने ठानी कि नहीं, काम नहीं चल रहा, मैं भी कुछ काम करूंगी। तब लेडीज ने भी फैक्ट्रीज, कंपनीज ज्वाइन करना शुरू किया, तब डबल सैलरी आने लगी, तब लोगों की लगने लगा कि यार हाँ यार, हम तो खामखा रोक के रखते थे लेडीज को, घर में खामखा बांध रखा था, अब कम से कम डबल इनकम आ रही है, काम तो चल जा रहा है। तो पहले से ही क्यों नहीं, अरे पहले पढ़ने दिया होता तुमने उसे, निकल के घर से बाहर बढ़िया से, तो कुछ अच्छा किया होता ना उसने। खैर ये तो एक अलग बात है। ऐसे ही ट्रांसजेंडर का भी इशू हमारे स्कूल में है, तो हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं ट्रांसजेंडर्स को भी और दूसरे बच्चों को भी, दोनों को देते हैं कि भैया कोई बात नहीं, अगर वो बच्चे बदतमीजी कर जाते हैं या तुमको मजाक में चिढ़ाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा तुम भी कंट्रोल रखो, क्योंकि इन 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 चीज़ों से उभरोगे तभी तो पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे तभी तो तुम लोग भी अपने लिए रोजी रोटी ढूंढ पाओगे। हम लोगों के बीच में पद्म सम्मान मिला है, पद्म भूषण मिला है अभी एक ऐसी ट्रांसजेंडर महिला को, अगर आपने देखा हो, अभी 2 महीने पहले की बात है। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात है, बच्चों को भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, नॉर्मल बच्चों को भी, कि नहीं तुम भी इनके साथ अच्छा बिहेव करो, ताकि ये भी पढ़ सकें, ये भी पढ़ लिख लेंगे तो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। मेन स्ट्रीम मतलब हमारे तुम्हारे साथ, हमारी तुम्हारी नौकरी में मेन स्ट्रीम में आएंगे, तो कुछ बढ़िया होगा इनके लिए भी। ज़रूरी थोड़े कि इनकी ज़िंदगी रेड लाइट पे मांगते हुए ही हो, पढ़ेंगे तभी तो बाहर आएंगे। समाज का बहुत बड़ा बोझ ढोते हैं ये,
बहुत बड़ा बोझ, क्योंकि जिसके घर में ट्रांसजेंडर बच्चा होता है उसको ये ले जाते हैं, ये पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, उसकी रोजी रोटी चलाने का इंतज़ाम करते हैं, अगर घर वाले ना रख रहे हो तो खैर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, काउंसलिंग एंड क्लिनिकल इंटरवेंशन। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। ठीक है। फिर अग्रेशन एंड वायलेंस, मतलब जो ज़्यादा गुस्सा या हिंसा वगैरह करते हैं उनकी काउंसलिंग करना, उनको क्लिनिकल ट्रीटमेंट देना। एथलेटिक इंजरी हो गई है, रिहेबिलेशन में है। जैसे एक मूवी देखी होगी आपने, वो दिलजीत दोसांझ की थी ना, क्या नाम था, जिसमें उसके रीढ़ की हड्डी में गोली लग जाती है, कौन सी मूवी थी? हॉकी प्लेयर था वो, देखी नहीं किसी ने? संदीप सिंह। अरे संदीप सिंह नहीं, कबीर सिंह। रह तेरी कबीर सिंह की ऐसी। उसमें दिलजीत दोसांझ है, पंजाबी एक्टर, वो हॉकी के ऊपर है वो मूवी। उसमें उसको मतलब जीत के जा रहा होता है तो हाँ सूरमा, गोली लग जाती है उसको, और फिर वो जब गोली लग जाती है तो वो बेकार हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई, उठ भी नहीं सकता, लैट्रिन टॉयलेट के लिए भी किसी और पर निर्भर रहता है, लोग ताने देते हैं, घर में भी ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली फुली डिप्रेस्ड, उसे अपने आप को बेइज्जती महसूस होती है, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं। फिर बाद में उसको मतलब स्पोर्ट्स, मतलब इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे भेजती हैं विदेश में, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करते हैं, शारीरिक तो करते ही करते हैं कि ये ठीक हो जाए, और साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करते हैं मानसिक तौर पे कि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन ना, नो तुम खेल सकते हो, यू कैन डू, और फिर वो दोबारा ठीक होके आता है तो क्या बेस्ट देता है परफॉर्मेंस। तो इंजरी हो गई, हाथ पांव टूट गया या कोई भी बड़ी इंजरी हो गई, उसके बाद अब वो ठीक होने की कगार पे है, मतलब रिहेबिलेशन की प्रोसेस में चल रहा है, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। और कैरियर ट्रांजिशंस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, कि भाई कैरियर बनाना है, मुझे पहचान बनानी है, ऐसी कंडीशन किसी के माथे पर सवार हो गई है, उसका भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या काउंसलिंग उसकी होनी चाहिए। फिर क्या है? कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग। कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में अगर कोई स्पोर्ट्स टीम का स्पोर्ट्स है, मतलब टीम गेम है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर भाई पूरी की पूरी टीम को एक बांध के रखने की बहुत ज़रूरत होती है। कैसे फौज में जो लीडर होता है उसकी एक आवाज़ पे सारे, और भारत माता की जय, और अब छाती पे गोली खा लेंगे, और सारे तैयार रहते हैं एक आवाज़ पे आहो। वो क्या है? वो टीम बिल्डिंग। उनको पता होता है कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, कैसे सबको एक धागे में बांध के रखना है, तो उसके लिए क्या होता है? कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में यूज़ होता है। और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेशंस फॉर बिहेवियर इकोनॉमिक्स, ये क्या है? स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेशंस फॉर बिहेवियर इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं मैंने। इसको बाद में देखना होगा। सिस्टम इंटरवेंशंस विद पेरेंट्स एंड फैमिली इन्वॉल्व इन यूथ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, मतलब भाई देखो, यूथ को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है अगर, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली की भी काउंसलिंग हो, क्योंकि माँ बाप का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर माँ बाप का दिमाग बांध दिया जाए कि नहीं भाई बालक तुम्हारा बढ़िया कर सकता है, इसको खेलने दो या इसको स्पोर्ट्स में डालने दो, या इससे इसकी फिजिकल फिटनेस बढ़िया रहेगी, इसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, ये इसकी एनर्जी यहाँ खर्च हो जाएगी तो ये फालतू के काम नहीं करेगा, कुछ भी कह के दिमाग बांध दो, तो वहाँ पर भी ज़रूरत रहता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का। फिर है एजुकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेटर्स, समझे भाई? फिजिकल एजुकेटर्स को भी ये सिखाना होगा, क्योंकि अगर वो सीखेंगे, कोच सीखेंगे, ट्रेनर सीखेंगे, तभी तो जा कर के वो फिर किसी स्टूडेंट को या जो उनके यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है उनको सिखा पाएंगे कि कैसे रोल ऑफ इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप स्किल्स फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, कि कैसे किसी बच्चे में लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जाएं, कैसे किसी बच्चे का टैलेंट डेवलप किया जाए, कैसे कोई बच्चा साइकोलॉजिकली परेशान हो गया है तो उसको सुधारें। भाई मैंने भी तो सीखा है ना, तभी तो कोई अगर साइकोलॉजिकली परेशान बच्चा मुझे दिखेगा तो मैं उसको साइकोलॉजिकली उसका ब्रेन वॉश कर सकूंगा,
उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकूंगा ताकि वो दोबारा से अपने ट्रैक पे आ जाए। साम दाम दंड भेद जो चले वैसे समझा के ही काम चलना चाहिए है ना। Yes, sir. और क्या, एजुकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, मतलब फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को ये भी सिखाना होता है कि कैसे पहले ही पहचान ले कि इस बच्चे को साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज हो रही हैं या हो सकती हैं। मतलब एक एजुकेशन तो वो होनी चाहिए कि मेरे पास बिल्कुल खराब मानसिक हालत में कोई आया है तो अब उसको मानसिक ट्रीटमेंट कैसे देना है, और एक एजुकेशन वो होनी चाहिए कि मेरे पास कोई ट्रेनर, मतलब कोई ट्रेनिंग कर रहा है कोई खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति, तो मैं उसको पहले ही पहचान लूँ कि भाई इसकी हालत खराब हो रही है, ये मानसिक दबाव में है या ये मानसिक इसकी और स्थिति बिगड़ सकती है, पहले ही पहचान लूँ और फिर उसको मैं पहले ही ट्रैक पे ले आऊँ ताकि मानसिक हालत उसकी ज़्यादा खराब ना हो। भाई मेरे सामने आप लोग ट्रेनिंग करोगे या पढ़ोगे, मतलब रोज़ ट्रेनिंग करोगे तो मुझे देख के पता चलेगा ना कि नहीं यार ये लड़का थोड़ा सा परेशानी में चलता है, कुछ तो बात है। मैं पूछने की कोशिश करूँगा क्या बात है भाई, कहीं घर पे तो तकलीफ नहीं है, क्या बात है, पैसे की दिक्कत है, क्या बात है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके पूछने की कोशिश करूँगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या उसको बताऊँगा कि ये कैसे सॉल्व हो सकती है ना उसको डील करने के तरीके बताऊँगा ताकि वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकली बीमार ना हो जाए। तो ये एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो ये सारे प्रयोग हैं साइकोलॉजी के फिजिकल एजुकेशन में, समझे क्या सारे हैं, गोल सेट करवाना, टीम बिल्डिंग करवाना, किसी कोई इंजरी हो चुकी है रिहेबिलिटेशन में है तो उसको ठीक करवाना, मतलब उसको मानसिक ट्रीटमेंट देना, या फिर कोई सब्सटेंस एब्यूज़ में फंस गया है, नशा करने लगा है, उसको मानसिक ट्रीटमेंट देना, किसी का मोटिवेशन ख़त्म हो गया है उसको मानसिक ट्रीटमेंट देना, बहुत उपयोग है साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स में। ठीक है, अभी क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, खेल और एक्सरसाइज में साइकोलॉजी का क्या महत्व है। ऊपर हमने पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन में क्या महत्व है, समझे, फिजिकल एजुकेशन में क्या महत्व है। अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज करने में क्या महत्व है, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज करने में क्या महत्व है। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, देखो एक्सरसाइज करने से साइकोलॉजिकली एफिशिएंसी बढ़ती है, एक व्यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि उसके शरीर के सारे हिस्से मजबूत होंगे, अगर उसका वो हार्ट से स्ट्रांग है, उसका पाचन सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। मैं एक मजाकिया उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे मान के चलो किसी को गैस बहुत बन रही है, कोई ऐसा है जिसका पाचन सिस्टम खराब है, अब वो 4 आदमी के बीच में ही उसको गैस बहुत बनती है और वो उड़ा दे धुआं, क्या होगा, उसे शर्म महसूस होगी, और ऐसा अक्सर कई जगहों पे होने लगे तो उसे शर्म महसूस होगी हर जगह, साइकोलॉजिकली प्रेशर में रहेगा। लेकिन अगर उसका सिस्टम बढ़िया काम करता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है उसको, तो क्या है उसका साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस रहेगा ना, बिल्ड स्ट्रांग रहेगा ना साइकिल कॉन्फिडेंस उसका। ये तो एक छोटा सा ऐसे ही टुच्चा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। तो ऐसे ही सारी बातें बता रहा हूँ, जैसे किसी भी सिस्टम में, शरीर का कोई भी सिस्टम अगर उसका कमज़ोर है एक व्यक्ति का, तो साइकोलॉजिकली प्रेशर में रहेगा वो, क्योंकि वहाँ से उसका परफॉर्मेंस खराब होगा। देखो लिखा है कि एक्सरसाइज करने से हृदय और मांसपेशियों की क्षमता मजबूत होती है, कई सारी बीमारियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं, है ना, शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, बॉडी मास लीन बनता है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं, है ना तो और मोटर परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मोटर परफॉर्मेंस मतलब चलना फिरना, उठना बैठना, कूदना दौड़ना, ये सब कुछ अच्छा हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़िया, स्पीड बढ़िया, एंडोरेंस बढ़िया। तो जब ये सब कुछ अच्छा होगा तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल अलग ही लेवल पे होगा उस बंदे का। जैसे मुझे देखा आपने अपने स्कूल में, अगर खैर ज़्यादा तो मौका मिला ही नहीं होगा आप लोगों को, पर जिनको भी मौका मिला है उन्होंने देखा मुझे कभी ऐसे टेंशन में बैठे हुए, या मतलब हमेशा बच्चों के साथ
मस्त मूड में देखा होगा, या तो बच्चों को हाँक रहा हूँ मैं, उनको धमकाता हूँ कि भाई ये गलत है ऐसे मत करो, या फिर खेलते हुए एंजॉय करते हुए। तो ये तभी संभव है जब एक व्यक्ति का सारा सिस्टम ढंग से काम कर रहा हो, और वो तभी संभव है जब व्यक्ति टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हो। एक चीज। दूसरा, सुनाई दे रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? Yes, sir. दूसरा, Yes, sir. कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है? देखो, फिजिकल एक्टिविटी, द बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी गो बियॉन्ड हेल्थ। हेल्थ के भी परे जाता है, मतलब हेल्थ और शरीर की फिटनेस के भी परे जाता है। रिसर्च क्या सजेस्ट करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है ब्रेन में, पॉजिटिव एनर्जी भरता है। इम्प्रूव्स कोग्निशन, मतलब पहचानने की, याद करने की क्षमता बढ़ाता है, उसका मूड अच्छा करता है, उसका ध्यान केंद्रित, मतलब अटेंशन उसका अच्छा हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कैसे बताया मैंने कि धोनी को जब वो बीच मैच में फंसता था तो उसको बस उसका दिमाग इस बात पे काम करता था कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम की सिचुएशन से निकलूं, इस बात पे नहीं कि सामने वाले को पीट दूं मैं ना, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलूं है ना। स्ट्रेटजी बनाने की क्षमता सुधरती है। एकेडमिक्स भी बढ़िया होता है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो खेल में पार्टिसिपेट्स करते हैं, फिजिकली तंदुरुस्त रहते हैं, तो वो एकेडमिक्स भी उनका बढ़िया रहता है, पढ़ने लिखने में भी अच्छे रहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये शोध कहता है, ये रिसर्च कहता है, ये मशीनें कहती हैं, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। मुझे ही देख लो, स्पोर्ट्स का ही तो मास्टर हूं मैं। Yes, sir. फिर Of course, sir. तो स्पोर्ट्स हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव मोटिवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, ये सब अच्छी करता है। एकेडमिक अचीवमेंट्स बढ़िया करता है। पर ऐसा नहीं है कि बस खाली सुबह से शाम तक खेल ही रहे और किताब को हाथ ही नहीं लगाते और फिर कहेंगे सर मैं तो खेलता भी बहुत बढ़िया हूँ पर पता नहीं याद कुछ होता नहीं, पढ़ नहीं पाता, नंबर आते नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब एक्सरसाइज करोगे तो दिमाग तेज होगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने सदगुरु की वीडियो देखी, उसमें देखा संभवी मुद्रा। संभवी मुद्रा ये योग की एक मुद्रा है, ये एक योग आसन है, संभवी योग आसन कहते हैं। रिसर्च कहता है कि अगर हम प्रतिदिन 20 मिनट उसको करें तो हमारे न्यूरॉन रीजनरेशन की क्षमता 200% बढ़ जाती है। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा खान पान, कोई ऐसा माहौल नहीं जो हमारे न्यूरॉन को रीजनरेट करने में मदद करे। दिमाग में चोट लग जाए ना और दिमाग का एक हिस्सा अगर डैमेज हो जाए या कोई एक हिस्सा, कोई इतना सा हिस्सा भी डैमेज हो जाए तो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर देगा और वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता। लेकिन वो संभवी मुद्रा रोज अगर 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करें मिनिमम, तो ये 200% रीजनरेट करने की क्षमता को बढ़ाने लगता है। मतलब याददाश्त बढ़िया रहेगी, शांति रहेगी मन में, एकाग्रता बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, जल्दी बूढ़े होने वाली स्थिति भी नहीं आएगी। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है, चाहता हूं मैं भी शुरू करूंगा इसको। खैर सर इसे कैसे करते हैं? इस बारे में अलग से बात करेंगे क्योंकि फिर वो पूरा टॉपिक अलग हो जाएगा। संभवी मुद्रा करके दिखाना, अच्छा सर, है ना, उसको भी करेंगे, वो तो मैंने बता दिया, चाहोगे तो गूगल पे भी चेक करोगे। खैर, इमोशनल एस्पेक्ट, तो देखो कैसे साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन में काम कर, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में काम करता है। देखो देखो फिजिकल एक्टिविटी पॉजिटिव फीलिंग देता है, बता दिया मैंने आपको। नेगेटिव मूड सेट को ख़त्म करता है, डिप्रेशन को ख़त्म करेगा, आपके एनजाइटी यानी तनाव को ख़त्म करेगा। कभी कभी मुझे बहुत टेंशन रहती है किसी चीज़ की। एक बार हो गया था बीच में, ऐसी कुछ कंडीशंस थी जो कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग है ना, साइंस वाले भी कॉमर्स वाले भी ट्रेडिंग पे बहुत फोकस करते हैं। कहीं से पैसा इंतज़ाम किया, ट्रेडिंग में लगा दिया, जो कि बिना सीखे समझे ट्रेडिंग पे चले जाते हैं और उसके बाद अपना पैसा गंवा देते हैं।
मैंने भी किया, छोड़ दिया फिर सब कुछ। तो एक ऐसी मेंटल स्टेट हो गई थी भाई साहब, कुछ खाने का मन नहीं करता था क्योंकि बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे बर्बाद हुए। उस कंडीशन में भी मुझे खुश कर देता था ये स्पोर्ट्स। मतलब ऐसी कंडीशन है कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, जब आपके बहुत पैसे खर्च लॉस हो गए मेहनत से, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कैसे चलाऊंगा अपना समय, उस कंडीशन में भी स्पोर्ट्स या खेल या कंपटीशन आपको बिल्कुल भुला देता है सब कुछ, सारे गम सारे दुख भुला देता है। जब तक आप खेल में रहोगे ना, जब तक आप एक्टिविटी में रहोगे, सामने वाले के साथ हंस मजाक करके कंपटीशन कर रहे हो, खेल रहे हो, दर्द और गम भूल जाते हैं। तो बहुत बड़ा बढ़िया काम करता है ये, डिप्रेशन ख़त्म करने में, एंजाइटी ख़त्म करने में, नेगेटिव मूड ख़त्म करने में समझे, रिक्रिएशन करने में, मनोरंजन करने में, आपका हेल्थ अच्छा करने में, आपकी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ अच्छी करने में। तो पूरा मिला जुला करके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपको इमोशनली अच्छा करने में मदद करता है, आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। आपका सोशल इंटरेक्शन की बात करो, अगर एक्सरसाइज करने से एक या एक्सरसाइज करने से या स्पोर्ट्स खेलने से आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है लोगों के बीच में। भाई अगर टीम इवेंट करोगे तो लोगों से मेल जोल होगा, ग्रुप एक्सरसाइज करोगे तो लोगों से मेल जोल। अरे मैं तो आज की बात नहीं कर रहा, जब बाबा रामदेव ने शुरू करा था योग शुरू, उस टाइम लगभग आज से 12-14 साल पहले की बात करूँ, जब मैं खुद 10वीं 11वीं में था, मैं देखता था सुबह सुबह पार्क में जा रहा हूँ तो सुबह 5 बजे जब बिल्कुल सूरज उग रहा है गर्मियों के टाइम में, और एक एक पार्क में 50-50 लेडीज़ अपना योगा मैट लेके, कोई मोटी लेडी, कोई बूढ़ी, कोई पतली, ऐसे सारे योगा कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लोग भी सारे पार्क में योगा कर रहे होते थे, हंस रहे होते थे। तो एक बात बताओ, जब एक बार में 20-20 लोग, 50-50 लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे ग्राउंड में, तो सोशल इंटरेक्शन तो होगा ना, एक दूसरे को तो जानेंगे ना, एक दूसरे से बात करेंगे, आते जाते रास्ते मिलेंगे, वहाँ पे बात करेंगे, सोशल इंटरेक्शन होता है। मुझे अब भी याद है, मैं खेलने में, मैं मार्शल आर्ट्स की बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा था, बहुत बढ़िया, फुल स्ट्रेंथ और पावर। अब तो हो सकता है कि उम्र धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो चीज़ें कम होने लगे, कई जगहों पे चोट लगती है तो जल्दी रिकवर नहीं होता, लेकिन कमी अभी भी कुछ नहीं है। पर जब तुम्हारी उम्र में 18 की उम्र, 18-19 की उम्र में, तो ये मान लो कि 5-5 घंटे तक लगातार एक एक दिन में 5-5 हज़ार पंच और किक, और कहीं भी किसी से भी भिड़वा दो। वो ऐसी कंडीशन में मुझे पता होता था कि हाँ थोड़ा अच्छा है। तो एक होता है ना माइंड में, जहाँ कहीं भी कभी गए सोसाइटी सेक्टर वगैरह में, उस टाइम इतने प्रतिबंध भी नहीं थे, पार्क वगैरह में देखे लड़के खेल रहे हैं, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ लोग सब खेल रहे हैं, तो हम उसी के बीच में ट्रेनिंग करने चले जाते थे। हमारी ट्रेनिंग भी हो जाती थी और हमें ऐसा लगता था मन ही मन की, अरे लोग देख रहे होंगे, जानेंगे, मतलब एक होता है ना अंदर से सोशल इंटरेक्शन, ए फीलिंग ऑफ सोशल इंटरेक्शन। चाहे वहाँ पर पहचान बनाने की भावना हो, चाहे वहाँ पर दोस्ती की भावना हो। भाई कोई लड़का है, खूब सारे वहाँ पर लड़के लड़कियाँ खेल रहे हैं, तो एक बार को मन में आ सकता है ना कि यार नहीं मैं भी इसमें खेलूंगा, कहीं किसी लड़की से ही दोस्ती हो जाए। पहचान बनाने की मतलब सोच, दोस्ती करने की सोच, अपने आप को साबित करने की सोच, कोई भी सोच हो, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स ये सोशल इंटरेक्शन कराता है। और जहां आपका सोशल इंटरेक्शन होगा वहीं आपका साइकोलॉजिकल लेवल सुधरेगा। बिगड़ भी सकता है, खराब संगति में पड़ गए तो बिगड़ भी सकता है, पर अगर अच्छों की संगति में आए तो आपका सोशल लेवल बढ़िया होगा, साइकोलॉजिकल लेवल बढ़िया होगा। हो सकता है ऐसे लोग मिले जो जिससे आप, जिनके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका तनाव खत्म हो, वो खुद भी खुश मिजाज हो और आपको भी खुश मिजाज बना दें। समझ रहे हो ना तो लोगों की भीड़, फैंस, समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं, सोशल इमेज क्रिएट करती हैं। और जैसे जैसे आपकी सोशल इमेज बढ़िया होती जाएगी, आपका साइकोलॉजिकल लेवल बढ़िया होगा, आप खुश मिजाज होते जाएंगे, गमों को भूलते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन सरकार चाहती है कि छोटे बच्चों से लेके, मतलब 6ठी 5वीं, छोटे बच्चों से लेके
और बड़े बच्चों तक, कॉलेज तक सभी सभी का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपलसरी हो जाए, एक पीरियड रोज। क्योंकि इससे ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है बल्कि मेंटल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, तीनों आयाम प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, डिस्ट्रैक्शन एबिलिटी। अच्छा, एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द करंट मूड स्टेट। वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी जो मेरी हालत है, मानसिक हालत है, उससे हटाकर दूसरी हालत में ले जाने की क्षमता रखता है एक्सरसाइज। जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं बहुत परेशान होता था, कहीं खाने का भी मन नहीं, किसी के साथ बैठने का, बात करने का मन नहीं, उस कंडीशन में भी अगर खेलने के लिए सबने बुला लिया और खेलने लगा तो मैं भूल जाता था सब कुछ। तो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम बैड मूड, या अभी जो मूड है मेरा, अभी जो मेरी हालत है, उससे डिस्ट्रैक्शन करने में मदद करता है। मतलब एक्यूट डोज, छोटी एक्सरसाइज या थोड़े समय की एक्सरसाइज हेल्प करती है एंजाइटी खत्म करने में, है ना, और डिस्ट्रैक्शन एबिलिटी बढ़ाने में। और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो उसके अपने ही फायदे हैं। है ना, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। अभी क्या है, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या साइकोलॉजिकल एडवांटेज होते हैं उसके। अब जो ये बता रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। लाइफ स्किल्स, यानी कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से आपको लाइफ को कैसे फेस करना है, कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उस चैलेंज के समय कैसे अपने आप का बिहेवियर संभालना है, ये सब हम सीखते हैं। लाइफ स्किल्स सीखते हैं, कैसे टैकल करना है। देखो वही सब लिखा है कि कैसे कोई इशू हो जाए, कोई चैलेंज आ जाए लाइफ में, तो उसको पॉजिटिविटी से कैसे टैकल करना है, ये सीखते हैं। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, मतलब सोशल रिलेशनशिप भी बढ़िया होते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, एंजॉय करते हैं टीम के साथ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, यानी कि बिहेवियर बढ़िया होता है। मैंने आपको बताया खुद का बिहेवियर भी अच्छा करते हैं और दूसरों के सामने भी बिहेवियर बनाना होता है। मैंने यहाँ पर ऐसा माहौल देखा है, बिल्कुल मोटी बुद्धि के लोगों से भी पाला पड़ा है, जिनके पास मुआवजे का अथाह पैसा हो गया है, जिनको कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ गाड़ी खरीद लेनी है और गाड़ी चलाना है, सड़क पे किसी को मन जिसको मर्जी हो उसको धमका देना है, बदतमीजी से बात करनी है, ऐसों से भी पाला पड़ा है। और उससे अगर मैंने सामने से तमीज से बात करी ना, राम राम जी, और आप बताओ बढ़िया हो आप करके, और उनको उनको एक स्टेप ऊपर बता के कि नहीं थी आप बड़े हो कोई बात नहीं, तो अगले ने भी जवाब रिटर्न में आपसे या तमीज से ही दिया है। क्योंकि मैं आप करके कह रहा हूं तो तू तेड़े तेड़े उसे खुद ही बुरा लगने लगता है। तो अपना बिहेवियर भी मॉडिफाई हो रहा है, सामने का भी हो रहा है, सामने वाले के कारण भी अपना बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है। तो ये सब स्पोर्ट्स। कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल एक्विजिशन, मतलब वही मैंने अभी जो है सब कुछ बता दिया मैंने कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ये ठीक होता है। मतलब आपका ध्यान कहीं नहीं लग रहा तो आप एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करो तो आपका फिर ध्यान लगने लगेगा, आपकी याददाश्त बढ़िया होने लगती है, रीजनिंग एबिलिटी बढ़िया होने लगती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़िया होने लगते हैं। यही सब है। ठीक है, यही सब कुछ यहाँ पर लिखा है कि कैसे परफॉर्मेंस बढ़ता है, एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो कैसे अपना मन भटकने से बचाता है, इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है ना। और कब अपने इमोशंस को बढ़ाना है या घटाना है वो तो यहीं आ गया, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है। हेल्प्स फाइंड द राइट जोन ऑफ इंटेंसिटी। राइट जोन ऑफ इंटेंसिटी मतलब किसी भी चीज की इंटेंसिटी, चाहे वो एक्सरसाइज की हो, चाहे वो बिहेवियर की हो, ठीक समय पर ठीक काम, ये समझ लो आप। इंप्रूव्स टीम कोहेजन, यानी कि ग्रुप सौहार्द, मतलब आपस में प्रेम भाईचारा, एक दूसरे की कमी को ढक के काम करने की जो काबिलियत होती है उसको सुधारता है। और डेवलप्स कोपिंग स्किल्स, कोपिंग मतलब डील करने वाली स्किल्स, लिखा है टू कोपिंग स्किल्स टू डील विद सेटबैक एंड एरर, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को कैसे सुधारना है,
उन गलतियों से कैसे डील करके बाहर निकलना है, ये सब कुछ हम सीखते हैं। ये है परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ऑफ एथलीट्स। मतलब है कि साइकोलॉजी ऐसे, ये जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, साइकोलॉजी ऐसे किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा के, उसका डिस्ट्रैक्शन कम करके, उसके इमोशंस पे कंट्रोल करके, उसका ग्रुप कोहेजन बढ़ा के, है ना, उसको गलतियों को ठीक करने की कला सिखा के, बिहेवियर बढ़िया करके, है ना, उसकी मेमोरी पावर बढ़िया करके, ये जो ऊपर आपने जो भी पढ़ा है ना, डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़िया करके, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर साइकोलॉजी किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़िया करती है। यही वहाँ जो लिखा है वही यहाँ पर डील बड़ा करके लिख दिया है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक वही है, यहाँ तक डन डना डन। इतना तो हो ही गया आज की क्लास में। 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। उम्मीद है कि जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया होगा वो एस्पेक्ट्स सारे समझ में आ गए होंगे। सीखते हैं अगली क्लास में और कुछ नया।